Hello everyone, I hope you're doing good. If it's not, it's great. I love you all so much. I'm Bhavi, and from tomorrow onwards, I'll fix the timings of YouTube classes. I'm really sorry. And Sunday को हमारा mock test पे है, तो उसकी वजह से I have to complete the syllabus. And of course, we will not hurry. If we cannot do the mock test, we will do it next Sunday. It's okay. But I'm really sorry. I have to fix the timings of YouTube classes. Also, if you want to join my one-on-one class on Zoom, you can let me know. It is a paid batch, but it is very affordable for all the CVTPG psychology students. And I love you all so much. Take care of yourself. And yes, we are starting this video and we will end this video a little quickly. I'm really sorry. So अच्छा, मैंने पहले लिख दिया था आपको सब कुछ. आपको बस क्या करना है, एक बार देखना, और मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. इसके आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको नोट्स उसी वे में बनाना है जिस वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है. मतलब पहला 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है कि 1 लिख दिया फिर पहले, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया. नहीं, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही नोट्स को बनाना है. सिक्वेंशियल मैनर में ही नोट्स को आपको बनाना है. अगर आप नोट्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी. एंड आई रियली डू नॉट वांट यू टू फेस एनी प्रॉब्लम्स. इफ योर गोल इज टू 80, you have to study accordingly, right? And it is not that difficult, trust me. Now shall we start? Okay, let's discuss goals of psychology. In the last video we discussed about Greek philosophers and we discussed about few definitions. Here you can see goals of psychology. तो अब जो हमारे गोल्स हैं, सबसे पहले डिस्क्राइब. अब देखो, साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के गोल्स जो हैं वो एक ही होते हैं. ठीक है, जो गोल्स है हमारे साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के, वो गोल्स एक ही होते हैं. मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो भी गोल्स है वही आपके साइकोलॉजी के गोल्स है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज हर साल इससे एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है और वैसे भी आता है. तो डिस्क्राइब. अब डिस्क्राइब में आप क्या करते हो, आप पहले ये बताते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग. पहली बात तो आप क्या बताते हो कि हो क्या रहा है. ठीक है, अब जैसे टिंकू को एंग्जाइटी है, तो टिंकू की एंग्जाइटी आप पहले बताओगे कि उसे क्या हो रहा है. आप ये तो नहीं बोल दो कि इसको ठीक करते हैं. ठीक करोगे कि इसको, जिसको आपको पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम को ठीक करना है. तो आप उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करते हो कि हाँ, टिंको जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है. तो डिस्क्राइब में यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, यू फिगर आउट द प्रॉब्लम. सेकंड आपका हो जाता है एक्सप्लेन. सेकंड में आप क्या करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो. मतलब आप बताते हो कि ये जो भी एंग्जाइटी है, बीमारी हमने ढूंढ ली. बीमारी क्या थी, उसको एंग्जाइटी. कोई भी मेंटल हेल्थ इशू था, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात करें, वो आपको क्या थी, एंग्जाइटी थी ना. हाउ यू कैन टेल द रीजन, राइट? रीजन क्या है आपका, वाई इज इट हैपनिंग, रीजन क्या है आपका. तो पहले तो आप बता दे तो प्रॉब्लम क्या है मेंटल हेल्थ की, वो एंग्जाइटी है. सेकंड, वो क्यों हो रही है. मे बी वो एग्जाम की वजह से हो रही है, मे बी वो स्ट्रेस, मे बी वो फैमिली की रीजन, कोई भी फैमिली में इश्यूज की वजह से हो रही है. थर्ड, आप क्या करते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो. मतलब आप क्या देखते हो कि फ्यूचर में वो होगा कि नहीं होगा. क्या वो फ्यूचर में होगा कि वो फ्यूचर में नहीं होगा. अगर वो नहीं होगा तो उसको भी आप फिगर आउट करते हो, और अगर होगा तो कब होगा. एंड दैट इज वाई व्हेन विल इट हैपन नेक्स्ट. मतलब नेक्स्ट टाइम वो कब होगा. मे बी इट कैन हैपन व्हेन टिंकू हैज हिज बोर्ड एग्जाम्स. मे बी व्हेन हिज फैमिली इज फाइटिंग विद ईच अदर, तब उसको बहुत ज़्यादा एक पैनिक अटैक आएगा. मे बी ही कैन डेवलप जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. अब आपको पता है इसके कोई भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस प्रॉब्लम को, टिंकू की इस प्रॉब्लम को कोई भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में टर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. देन यू ट्राई टू कंट्रोल इट, बिकॉज एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू डू नॉट जस्ट डायग्नोस, यू डू नॉट जस्ट डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन, यू ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल. डिस्क्राइब आपका वर्ड होता है, एक्सप्लेन आपका वाई होता है, एंड प्रिडिक्ट आपका वेन होता है. वेन मतलब फ्यूचर में. ठीक है, आप इसको वट, वाई, वेन एंड हाउ के नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हो. कंट्रोल आपका लास्ट का स्टेप होता है, एंड दैट इज वाई टेल यू टू राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कंट्रोल आपका लास्ट का स्टेप होता है, बिकॉज है आप क्या करते हो, किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो. आप या तो CBT लगा सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, RBT लगा सकते हो, क्योंकि उससे एंग्जाइटी हो रही है. तो आई थिंक ये चीज़ें जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है टिंकू के लिए. ठीक है, तो मॉडिफाई बिहेवियर. लास्ट में आप क्या करते हो, टिंकू की हेल्प करते हो. आप क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो किसी भी बिहेवियर को. मे बी उसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता है, मे बी आप उसकी हेल्प कर सकते हो. मे बी उसको OCD है, किसी भी इंसान को, मे बी टिंकी को OCD है. अब टिंकी को OCD है, तो मे बी हम क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. उसकी जितने भी फियर्स हैं कि अगर वो किसी चीज़ को टच करेगी तो कंटामिनेशन हो जाएगा, उसको हम फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम फिक्स कर सकते हैं कंट्रोल से. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की. ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, बट मैं इतना बोल रही हूँ कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है. बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो, एक बार खुद पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, नोट्स को पढ़ लो, और थोड़ा बहुत आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो. बट मैं नहीं चाहती, आपको डाउट्स है मेरे पास आओ. बट इससे ज़्यादा आपको ChatGPT भी नहीं बता पाएगा. आई एम टेलिंग यू. लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. अब हमारे पहले तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन द लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है. ठीक है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या होता है. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गिव मी अ मिनट.
आई एम सॉरी, आई वाज वेरी थर्स्टी। चलो, चलो अब पढ़ ले, ठीक है? अभी मैंने बहुत जल्दी-जल्दी डिस्कस कर लिया, बट मैं बता रही हूँ जितना मैंने डिस्कस किया वही इम्पोर्टेंट है। आपको बस याद रखना है कि कौन-सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके ईयर्स को आपको याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है, आपको गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में व्हाट, व्हाई, व्हेन को याद रखना है, और हाउ को। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा, और वैसे भी एमसीक्यूज़ हैं। करेक्ट कर लोगे आंसर को थोड़ा दिमाग लगा के, अगर सही आंसर को चूज़ करोगे तो आपको +4 मिल जाएँगे। दैट इज़ हाउ सीयूईटी इज़। इट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। ऑल यू हैव टू डू इज़ using your brain and studying properly. Using your brain is not that difficult. Trust me, it is more fun and it is interesting. And that is why let's get started with schools of psychology. सबसे पहले हमारा जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया था वो हमारे दो आए थे जिसकी हम बात करेंगे। दोनों बहुत सिमिलर है बट डिफरेंस है। आपका सबसे पहले आया था वॉलंटियरिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। पहले आपका स्ट्रक्चरलिज्म आया था, उसके बाद आपका वॉलंटियरिज्म आया था। ये आपका पहला होगा, ये आपका दूसरा होगा। ये बहुत ही सिमिलर है और एक ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में मोस्टली आते हैं, इसलिए आपको बस याद रखना है कि दोनों हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। हम दोनों को जो है, लोग जो थे ये एक दूसरे को जानते हैं। जो जो दोनों आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दोनों के जो दोनों स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, इन दोनों जो थे ये दोनों फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। तो इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दैट वी विल डिस्कस। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों को लगता है हमने बैचलर्स में पढ़ा है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि बैचलर्स में जितना पढ़ा है उतना एनफ नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? बैचलर्स में जितना पढ़ा होता है उतना एनफ नहीं होता। यू हैव टू स्टडी लिटिल मोर एज वेल। दैट इज़ वाई यू हैव टू स्टडी थोड़ा सा और। बैचलर्स वाला बैचलर्स में ही रह जाता है, उसके अलावा जो भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे पर्सनैलिटी की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड ऑन, आई एम डिस्कनेक्टिंग माई लैपटॉप, इट्स फुली चार्ज्ड, होल्ड ऑन। ओके, याद रखना वॉलंटियरिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नेम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है? चलो, चलो, चलो। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि आपका जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो आपको किसने बनाया था? आपका स्ट्रक्चरलिज्म आपके एडवर्ड टिचनर ने बनाया था। स्ट्रक्चरलिज्म किसने बनाया था? एडवर्ड टिचनर ने, ठीक है? आई विल टेल यू द होल स्टोरी आल्सो, बट आई थिंक अभी यू जस्ट हैव टू understand this much. I'll tell you a story in a fun lecture. This is a serious lecture. We have to complete this chapter, right? So Edward Titchener. So Edward Titchener ने आपका क्या बनाया था? स्ट्रक्चरलिज्म बनाया था। He was responsible for creating structuralism. ठीक है? He was important for creating structuralism. राइट, ही वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चरलिज्म। एडवर्ड टिचनर का बहुत ज़्यादा नेम आता है, ठीक है, एंड ही वॉज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। फिर हमारे जो है 1879 ऑनवर्ड्स विलियम वुड आते हैं, ठीक है। 18, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो 2 स्टार्स लगा रही हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम पुटिंग 2 स्टार्स बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आएगा, भूलना नहीं है कि आपके 1879 में विलियम वुड थे। विलियम वुड जो थे आपके, ये आपके क्या थे? ये आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी थे। और इन्होंने अब एक पहली लेबोरेटरी बनाई थी जब किसी को साइकोलॉजी साइंटिफिक वे में लोग जब नहीं देखते थे साइकोलॉजी को, इन्होंने जर्मनी में खुद की एक लेबोरेटरी बनाई थी, एक लैब बनाई थी, ठीक है, 1879 में। और इसी के बाद से साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन बना था। जब लोगों को लगता था कि साइकोलॉजी माइंड एंड सोल है, इन्होंने साइकोलॉजी की साइंटिफिक तरीके से बात की और उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और माइंड एंड सोल तक ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है। विलियम वुड जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, और इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, सॉरी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी है, ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजी के नहीं। कभी कभी एग्जाम में आपको आ सकता है किसके फादर थे, आप लिख सकते हो विलियम वुड वाज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ही वाज आल्सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वाज आल्सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। या आपको आ सकता है, ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन, अमेरिकन कह रही हूँ, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ये भी आपको आ सकता है। तो आपको ये 2 वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। दिस इज अ सिंबल ऑफ साइकोलॉजी, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। इजी है। अब आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 1879 में जो थे विलियम वुड आए थे, ये आपके क्या थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब विलियम वुड जो थे वो क्या लेके आए? वो आपके लेके आए
वॉलंटरिज्म, ठीक है, वॉलंटरिज्म लेके आए थे। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब लेबोरेटरी इन्होंने खोली थी 1879 में, इन्होंने मोस्टली किसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किया था? इन्होंने माइंड के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। इन्होंने माइंड के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। और ये जो लीप्सिक है, ये नाम जर्मनी एक जगह है उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे उनकी लेबोरेटरी खुली थी 1879 में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी 2 स्टार से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये भी आपका ईयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और नेम तो ऑफ कोर्स भूलना है ही नहीं। विलियम वुड का नेम आपको रट जाना चाहिए। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी थे। और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने वॉलंटरिज्म बनाया। अब जो एडवर्ड टिशनर की हमने शुरू में बात की थी कि वो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, एडवर्ड टिशनर जो क्या थे, वो स्टूडेंट थे। एडवर्ड टिशनर वाज अ स्टूडेंट ऑफ he was a student of विलियम वुड। तो विलियम वुड के क्या थे? स्टूडेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चरलिज्म का नेम आगे जाके लेके आए। स्ट्रक्चरलिज्म का नेम ये आगे जाके लेके आए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चरलिज्म का नेम आगे जाके लेके आए। और स्ट्रक्चरलिज्म किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चरलिज्म फोकस करता है आपके माइंड के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म फोकस करता है माइंड के स्ट्रक्चर पे, कि माइंड जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स। और इन्होंने किसके बारे में बात की? इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात किया। ही टॉक्ड अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का नेम आगे लेके आए, और वॉलंटरिज्म तो पहले था, फिर ये धीरे धीरे स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। वॉलंटरिज्म अलग था थोड़ा, स्ट्रक्चरलिज्म अलग था। जब थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आए तो वॉलंटरिज्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो थोड़ी मिक्स हो गई। वॉलंटरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन अलग थी, बट धीरे धीरे जब वो अमेरिका लेके गए, ये याद रखना, एडवर्टाइजर जो थे स्ट्रक्चरलिज्म को अमेरिका लेके गए थे, वॉलंटरिज्म को, सॉरी, वॉलंटरिज्म को अमेरिका लेके गए। तो वॉलंटरिज्म की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दी। वॉलंटरिज्म की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं थी। वॉलंटरिज्म जो था वो अलग था और स्ट्रक्चरलिज्म अलग था। बट इनको क्या लगा, एडवर्टाइजरों को, इनको लगा कि मैं अगर ये लेके जाता हूँ अमेरिका तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। बट बेचारे जो विलियम वुड थे उन्होंने तो कुछ और ही बोला था। धीरे धीरे कुछ और बन गया, ऐसा तो था भी नहीं, ये तो रियलिटी थी भी नहीं। बट जब अमेरिका लेके गए तो अमेरिकन ने उसको कुछ और ही बना दिया, वॉलंटरिज्म को कुछ और ही बना दिया, उसको कम्प्लीटली चेंज ही कर दिया। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो कुछ था भी नहीं, वो तो वॉलंटरिज्म से आया था। तो आपको ये याद रखना, छोटी मोटी स्टोरी है कि एडवर्टाइजर जो थे उन्होंने घुमा फिरा के कुछ भी बना दिया। जबकि वॉलंटरिज्म जो तो एक्चुअल स्कूल था, जो पहला स्कूल था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला स्कूल जो साइकोलॉजी का वॉलंटरिज्म था। उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न होकर वो अमेरिका चला गया, वो स्ट्रक्चरलिज्म बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया? आपका स्ट्रक्चरलिज्म बन गया। अब देखो, स्ट्रक्चरलिज्म ने इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने थॉट्स को आपको क्या करना है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने थॉट्स की आपको करनी है। अपने थॉट्स की आपको क्या करनी है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, विच मीन्स अपने थॉट्स को आप खुद ऑब्जर्व करो। जैसे अब आप पेन देख पा रहे हो तो अपने थॉट्स को बिना किसी हेजिटेशन के ऑब्जर्व करो कि इस पेन में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। इस पेन को आप अच्छे से डिस्क्राइब करो। वही आपका क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म था। स्ट्रक्चरलिज्म ने इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने कॉन्शियस थॉट्स को, आप अपने कॉन्शियस थॉट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, बिना किसी बायसनेस के ऑब्जर्व करो, और फिर उसको क्या करो? डिस्क्राइब करो। दैट्स हाउ स्ट्रक्चरलिज्म वाज, दैट्स व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फोकस्ड ऑन। इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉलंटरिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या क्या बात की थी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या थे? एडवर्टाइजर स्टूडेंट थे वुंड के, ठीक है। ये क्या थे? स्टूडेंट थे वुंड के। अब इन्होंने क्या बोला? कॉन्शियसनेस को बेसिक एलिमेंट्स में हमें ब्रेक करना है। इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस को हमें बेसिक एलिमेंट्स में ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक कॉन्शियसनेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला कि कैसे उसके जो कॉन्शियसनेस है उसके बेसिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, हाउ दे कंबाइन, उन्होंने ये बोला, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन समझ आ गया? मैं और ज़्यादा बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। इतना ही है कि खुद के थॉट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, कॉन्शियसली अवेयर होके, पूरा अवेयर होके, ठीक है। किसी भी चीज़ को आसपास आप पे आपको फोकस नहीं करना। अगर मैं आपको कोई पेन दिखा रही हूँ तो आपको सिर्फ उस पेन पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट पेन, द फीचर्स अबाउट दैट पेन, ठीक है। आपकी क्या होती है? कंट्रोल होती है, मतलब आप इसको कंट्रोल करते हो, आपके हाथ में होती है, ठीक है। आप खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और इसको डिस्क्राइब करो। जो भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है आप उसको क्या कर रहे हो? डिस्क्राइब कर रहे हो। आपकी इंट्रोस्पेक्शन में यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम टीचिंग यू। इधर आपकी इंट्रोस्पेक्शन, आपकी सेंसेशंस इन्वॉल्व होती हैं। सेंसेशंस का मतलब क्या होता है? आपके आसपास जो भी साउंड्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करनी है। आपकी इमेजेस, मेमोरी, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसमें इंक्लूड होती है, और आपकी फीलिंग्स को भी। आप कुछ भी फील कर रहे हो, ठीक है। तो सेंसेशंस में जैसे साइट हो गई,
साउंड हो गया, मोस्टली यही होता है, टेस्ट और कुछ नहीं होता, साइट और साउंड होती है कि आपको मैं दिखा रही हूँ, उसको आपको क्या करना है, अपनी सेंसेशंस को, इनर सेंसेशन को, बाहर वाली नहीं, इनर सेंसेशन को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इमेजेस मतलब आपकी क्या हो गई, मेमोरीज हो गई। इमेजेस क्या हो गई आपकी, क्या हो गई, मेमोरीज हो गई। फिर आपको अपनी फीलिंग्स को बताना है। फीलिंग्स मतलब इमोशंस, आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपके अंदर क्या इमोशंस हो रहे हैं, उन इमोशंस को आपको क्लियरली बताना है। दिस इज हाउ इंट्रोस्पेक्शन वॉज, दिस इज हाउ इंट्रोस्पेक्शन वॉज। अब जैसे मैं आपको एक एप्पल दिखाती हूँ, एक एप्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, इवन तो माई हैंड राइटिंग इज सो बैड बट आई विल शो यू दिस एप्पल। अब आपको बताना है इस एप्पल को देखिए आपको क्या लग रहा है। आपको ये नहीं बोलना है कि एप्पल, आपको बोलना है ये रेड है, इसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। फिर क्या आपको बोला है, आपको ये बोलना है कि ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ इसका टेक्सचर है। एंड आपको फिर क्या बोलना है, ये राउंड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा राउंड है। और फिर आपको क्या बोलना है कि ये जो है स्वीट है, इसकी जो स्मेल है वो क्या है, स्वीट है। इनर जो आपके माइंड में चीज़ आ रही है, इंटरनल एवरीथिंग जो भी है इंटरनल है, ठीक है, आपको इंटरनल चीज़ों पे फोकस करना है। ये भी उसने उन्हें क्या की थी, बात की थी, ठीक है, एडवर्ड टिचनर ने। और ये प्योर सेंसरी ब्रेकडाउन है, ठीक है, इंटरनल सेंसरी ब्रेकडाउन, ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका सेंसरी ब्रेकडाउन है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ आपकी सेंसरी ब्रेकडाउन पे ही बना था। अपनी सेंसेशंस को ब्रेक डाउन करके बताओ कि तुम्हें क्या क्या फील हो रहा है। सिर्फ ये मत बोलो कि एक पेन है, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इस पेन के बारे में आपको क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं, दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। आप इसमें व्हाट काइंड बता सकते हो, इंटेंसिटी बता सकते हो, ड्यूरेशन बता सकते हो, क्लैरिटी, फोकस बता सकते हो, ठीक है। अब इसके आते हैं हम स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे, तो प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि पहले तो ये आपका क्या है, फर्स्ट सिस्टमैटिक साइकोलॉजी है। मतलब आपकी क्या है, फॉर सिस्टमैटिक साइकोलॉजी, विच मीन्स पहली ऐसी साइकोलॉजी जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से बात की गई है, स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो ये तो हमारी होगी फॉर सिस्टमैटिक साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरी क्या बात की है कि आपकी क्या है, फाउंडेशन है, ये फर्स्ट फाउंडेशन है, ठीक है, आपकी फर्स्ट फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल, आपकी पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड की ये फाउंडेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की ये आपकी क्या है, फर्स्ट फाउंडेशन है। इसके बाद और सारी आई थी बट सबसे पहली स्टार्ट इसकी यही हुई थी, स्टार्ट इसकी इसी से हुई थी। ये तो आपकी क्योंकि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है कि पहले तो सिस्टमैटिक बहुत थी ये, इसके अलावा जो कोई और भी आई थी वो नहीं चली, वो इतनी फेमस नहीं हुई, बट एडवर्ड टिचनर ने इसको इसलिए ज़्यादा फेमस कर दिया क्योंकि इसको उन्होंने बनाया था बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक, इसको उन्होंने बनाया था बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक। एंड क्या बनाया था, फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, सबसे पहली फाउंडेशन थी जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात की थी, कॉन्शियसनेस की बात की थी। पहला ऐसा स्कूल था जिसने कॉन्शियसनेस की बात की थी, और किसी ने कॉन्शियसनेस की बात नहीं की थी, ठीक है। इन्होंने क्या बात की थी, कॉन्शियसनेस की बात की थी। तो ये आपके क्या हो गए, प्रोज हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, प्रोज हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्स की, मतलब इसके जो है क्या है, साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या है, ये क्यों फेमस नहीं हुई और क्यों रिजेक्ट हो गई, क्यों ये रुकी नहीं और इसके बाद स्कूल्स और भी बनते रहे, इस पे लोग क्यों खुश नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग खुश नहीं थे बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन की बात करें तो अगर मैं बोल रही हूँ एप्पल राउंड है या एप्पल रेड है, क्या हर एप्पल राउंड एंड रेड हो सकता है, हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं हो सकता। क्या हर पेन मुझे स्मूथ लग सकता है, नहीं। तो मतलब क्या है कि मैं तो ये बहुत सब्जेक्टिव बात कर रही हूँ ना, ठीक है, बहुत सब्जेक्टिव था। मतलब हर लोग जो है, जरूरी थोड़ी कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मुझे एप्पल स्वीट लग रहा है दूसरे को भी स्वीट लगे, क्या है एप्पल अच्छा लग रहा है दूसरे को भी अच्छा लगे, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कैन नॉट बी वेरीफाइड, मतलब इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि एप्पल राउंड है तो तुम्हें कैसे, तुम इसको कैसे वेरीफाई करोगे, मैंने तो अपनी स्टेटमेंट बोल दी, हाउ विल यू एबल टू वेरीफाई माई स्टेटमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ठीक है। फिर आपके जो डिफरेंट लोग हैं, आपके डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट पीपल की क्या है, डिफरेंट रिपोर्ट्स, आपके डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिपोर्ट्स। अब कुछ लोग एप्पल को अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग एप्पल को राउंड बोल रहे हैं, कुछ लोग एप्पल को ओवल भी तो बोल सकते हैं, स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं, हम नहीं कर सकते, पहले तो मेजर ही नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक है। कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई पेन के बारे में बोल रहा है कि पेन नहीं लग रहा है, पेन से लग रही है, इट डजेंट मैटर, बट ये क्या है, ये आपका क्या है, नॉन साइंटिफिक है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉन साइंटिफिक है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। मेरी चॉइस जो है अलग अलग हो सकती है, मेरी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है क्योंकि मैं एक अलग इंसान हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर दिया, तो ये ओवर जनरलाइज भी था।
ये ओवर जनरलाइज भी था कि सब ऐसा बोले तो ऐसा ही होगा, सबकी एक ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगी, बट सबकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन अलग अलग भी तो हो सकती है। ठीक है, इन्होंने क्या इग्नोर किया, इन्होंने इग्नोर किया ये सब चीज़ों को। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या क्या चीज़ों को इग्नोर किया। स्ट्रक्चरलिज्म ने आपकी इन तीनों चीज़ों को बहुत अलग तरीके से इग्नोर किया, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया, इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया। अब हमने बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। क्या इसने फंक्शन ऑफ द माइंड की बात की थी? नहीं की थी। तभी तो इसके बाद आपका फंक्शनलिज्म आया, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म बहुत बुरे तरीके से इग्नोर हो गया और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हेट किया, बिकॉज इन द एंड इसने सिर्फ माइंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, बट माइंड के कुछ फंक्शंस भी तो होंगे, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद बिहेवियर पे इन्होंने फोकस नहीं किया, इसलिए हमारा जो है बिहेवियरिज्म भी आया था। फिर इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं किया था। इन्होंने बोला कि ऐसा है तो ऐसे ही होगा, इन्होंने ओवर जनरलाइज कर दिया, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस नहीं किया। That is something that it is there, and it is a very big limitation. It is a very big limitation of structuralism. ये बहुत ही ज़्यादा है प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये बंद हो गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं वॉलंटियरिज्म की, जो हमारे क्या लिखे थे, विलियम वन। ठीक है, वॉलंटियरिज्म ये क्या थे, गुरु थे, क्या थे, टीचर थे एडवर्ड टिचनर के। तो सबसे पहले एडवर्ड टिचनर जो थे, उन्होंने क्या किया, इनके आइडिया को चेंज करते, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये कौन लेके आए थे वॉलंटियरिज्म? ये आपके विलियम वुंड लेके आए थे, जिसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने लेबोरेटरी खोली थी, बट इनको हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म नहीं बोलते। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म हमारे क्या, विलियम वुंड है। ये फादर ऑफ वॉलंटियरिज्म है। इनका पहला स्कूल जो था, इन्होंने जो ओपन किया था, वो वॉलंटियरिज्म था। ओके, विलियम वुंड जो थे वो वॉलंटियरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। इनके बिना वॉलंटियरिज्म नहीं बना और इनके बिना स्ट्रक्चरलिज्म ही नहीं बनता, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म की स्टार्ट भी वॉलंटियरिज्म से हुई थी। दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलंटियरिज्म जो था आपका, क्या था, वॉलंटियरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? वॉलंटियरिज्म का मतलब ये होता है कि तुम माइंड को एक्टिवली क्या कर रहे हो, माइंड पे एक्टिवली फोकस कर रहे हो, माइंड पे तुम एक्टिवली फोकस कर रहे हो। इन्होंने बोला कि माइंड जो है उस पर एक्टिवली फोकस करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर आप सोचो इंट्रोस्पेक्शन मतलब माइंड पे फोकस करो, अपने थॉट्स को बताओ, अपने थॉट्स को सेल्फ ऑब्जर्व करो, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, बट इतना सिमिलर नहीं था। आई टेल यू व्हाई। ठीक है, एक्टिव रोल ऑफ माइंड, उन्होंने माइंड के एक्टिव रोल के बारे में बात किया था कि माइंड जो उसका एक्टिव रोल है, माइंड जो है वो पैसिव नहीं है। तो इन्होंने बात की एक्टिव रोल ऑफ माइंड की, नॉट द पैसिव वन। ठीक है, उन्होंने बोला कि माइंड जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। हमारा जो माइंड है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है। इट ऑर्गेनाइजेज और इन्फॉर्मेशन, चूजेज और इन्फॉर्मेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इंटरप्रेट्स, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट करता है, चूज करता है और ऑर्गेनाइज करता है। इन्होंने ये बोला। अब स्ट्रक्चरलिज्म को लिंक करो, हाँ कुछ तो सिमिलर है, सिमिलैरिटी तो है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दैट यू विल फाइंड। अगर दोनों को आपने समझ लिया है तो आपको पता लग जाएगा, हाँ कि बात तो की थी, बट इंट्रोस्पेक्शन की बात आपकी कौन लेके आया था, टिचनर ही लेके आए थे। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की बात टिचनर ही लेके आए थे। ठीक है, और इनका जो मेथड था, ये डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। वो ने हमारे जो है, जिन्होंने वॉलंटियरिज्म बनाया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। मतलब ऐसा इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो टिचनर के इंट्रोस्पेक्शन मेथड से भी मोर कंट्रोल्ड है, मतलब कंट्रोल्ड मोर कंट्रोल्ड देन टिचनर टिचनर्स hold on then टिचनर्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड। मतलब ये आपके टिचनर के इंट्रोस्पेक्शन से भी ज़्यादा कंट्रोल थी। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं, नोट्स बना लो,
बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है कि इन्होंने क्या बोला, माइंड ऑर्गेनाइज क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, चूज करता है इन्फॉर्मेशन को। इन्होंने क्या बोला कि हम एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे। अब बोलो कि टिचनर इसमें क्या फ़र्क है। टिचनर जो थे उन्होंने क्या बोला कि कंट्रोल करनी चाहिए, बट उतनी कंट्रोल नहीं थी जितनी आपकी वुंड की थी। वुंड ने तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी लेके आया, तो लैब भी खोली थी अपनी जर्मनी की 1879 में। हमने फिर डिस्कस कर लिया। तो विलियम वुंड तो क्या थे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कहाँ होंगे, लेबोरेटरी में ही सारे एक्सपेरिमेंट होंगे इंक्लूडिंग इंट्रोस्पेक्शन। और टिचनर ने ये नहीं बोला, टिचनर ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इफ आई शो यू एन एप्पल, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट एप्पल, यू हैव टू फ्रीली डिस्क्राइब दैट एप्पल। बट इन्होंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट आपका लैब्स में ही होगा तो ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा कंट्रोल होगा टिचनर के इंट्रोस्पेक्शन से। इसलिए टिचनर जो था ऑफकोर्स वो स्टूडेंट था, और जो टीचर थे वो तो आपके वुंड थे। तो वुंड ने क्या बोला, ये ज़्यादा होगा लैबोरेटरीज में, ये आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा, तो ये मोर कंट्रोल देन टिचनर। ये तो मैंने लिख दिया आई थिंक, हाँ। तो मोर कंट्रोल देन टिचनर। टिचनर ने तो ओपनली बोला था कि कुछ भी अपनी फीलिंग्स बता दो ऑब्जेक्ट को देख के, बट इन्होंने क्या बोला था, लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट होंगे, इवन इंट्रोस्पेक्शन भी क्या होगा, लेबोरेटरीज में होगा। ठीक है। अब रिएक्शन टाइम भी क्या करते थे, वुंड की बात कर रही हूँ मैं, वॉलंटियरिज्म की मैं बात कर रही हूँ, कि रिएक्शन टाइम जो है वो स्टडी होगा। ठीक है, रिएक्शन टाइम जो है वो क्या होगा, स्टडी होगा। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन टाइम को स्टडी करने लग गए कि कोई भी चीज़ देखोगे उसका रिएक्शन टाइम कितना है। उनको भी ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अटेंशन एक्सपेरिमेंट्स करने भी शुरू किए, अटेंशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये इसलिए ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा फेमस भी हैं टिचनर से, बिकॉज उन्होंने सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं दिया, सिर्फ वॉलंटियरिज्म नहीं दिया, उन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी थी, दैट यू हैव टू नोट डाउन। और ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन कहा था, इनका कंट्रीब्यूशन जो था हमारे विलियम वुंड का, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी था। ये मैं लिखना चाहती थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें मैंने लिखी ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकती है। नोट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें, प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या हमने बात की है। हमने वॉलंटियरिज्म की बात की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि ज़्यादा कंट्रोल होगा, और ये हमारे थे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके इंट्रोस्पेक्शन की और स्ट्रक्चरलिज्म की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, आ गई समझ। उसके बाद हमने किसकी बात की, हमने बात की एडवर्टाइजमेंट की, जो स्ट्रक्चरलिज्म लेके आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन में ना सीयूटी पीजी साइकोलॉजी में आपको आ सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आपको विलियम वुंड आंसर नहीं दिया गया तो एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया तो विलियम वुंड है। दोनों नहीं दिए जाएंगे आपको, दोनों नहीं दिए जाएंगे। अब जैसे एक एमसीक्यू है, आपसे पूछा गया स्ट्रक्चरलिज्म जो है, सॉरी होल्ड ऑन, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीयूटी पीजी में कि आपके स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है, मेरी स्पेलिंग को इग्नोर करो, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या आंसर करोगे, अगर आपको एडवर्ड दिया गया, एडवर्ड टिचनर दिए गए तो करेक्ट उनको करो। अगर आपको विलियम वुंड दिया गया है तो बात की बात है जब एग्जाम होगा, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू बोथ कि उन्होंने वॉलंटियरिज्म दिया था। बट कई के बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं उन्होंने क्या दिया था, स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। और एनडीए भी क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज करना भी चाहता है, लोग गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, उनको लगता है ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया, बट उसके एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी होता है। अगर एडवर्ड नहीं है तो विलियम वुंड होगा, और विलियम वुंड नहीं दिया गया आपको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है, एडवर्ड टिचनर को चूज करना है। दोनों आपको नहीं दिए जाते, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, यू हैव टू चूज वाइजली। ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, दोनों की जो थ्योरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, दोनों के स्कूल्स ऑफ थॉट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। होल्ड ऑन, hold on, I'll tell you the years also, I've noted it down, hold on.
चलो, आपका वॉलंटियरिज्म जो था वो आपका 1879 में आपका आया था। ठीक है, आपका वॉलंटियरिज्म किस में आया था? 1879 में आपका आया था वॉलंटियरिज्म। ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये कर लिया नोट डाउन अच्छे बच्चों की तरह। अब आपको एक और चीज़ भी नोट डाउन करनी है। वो चीज़ क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये 1892 में आया था। ठीक है, ये आपका कब आया था? मेरी स्पेलिंग्स नहीं होती कई बार करेक्ट, आई एम लेटिंग यू नो। ठीक है, तो 1892 में आपका क्या आया था? स्ट्रक्चरलिज्म आया था। 1879 में आपका वॉलंटियरिज्म आया था, जब आपकी लैब खुली थी, विलियम वुड ने जब लैब खोली थी तभी वो लेके आ गए थे वॉलंटियरिज्म। उसके बाद टिचनर गए अमेरिका, उन्होंने 1892 में स्ट्रक्चरलिज्म लेके आया। थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी, थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने क्या कर दी? चेंज कर दी। और याद रखना, इसमें सिस्टमैटिक इंट्रोस्पेक्शन था, इसमें एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन था। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद है, नोट्स बना लो। इसमें आपका क्या था? सिस्टमैटिक इंट्रोस्पेक्शन था। स्पेक्शन, रुको गलत हो जाती है मेरी स्पेलिंग्स। ठीक है, और इनका क्या था? एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन था। आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इनका क्या था? एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन था, उनका क्या था? सिस्टमैटिक इंट्रोस्पेक्शन था। ठीक है, ये आपके हो गए ईयर्स। अभी जैसे जैसे मैं आपको आगे स्कूल्स ऑफ कराती रहूँगी, वैसे वैसे आपको ईयर्स साथ में लिखते रहना और टेबल बनाते रहना। एक पीछे अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे आपको क्या बनानी है? टेबल बनानी है कि पहले हमारा वॉलेटरिज्म था, फिर स्ट्रक्चरलिज्म था, फिर फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कब आया? हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नॉट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे फंक्शनलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपका एक नया बनाया था फंक्शनलिज्म। वो कब आया था? वो आपको एक पीछे टेबल पे सब कुछ लिखना है, ईयर्स लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। उसमें आपको सबसे पहले वॉन्टरिज्म लिखना है, फिर आपको स्ट्रक्चरलिज्म लिखना है। 1892 एंड 1879 ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग and I hope it was an easy video for you. I wanted to complete this as soon as possible because it is something that we have been studying for a very long time, and I'm assuming that all of the students are from psychological background. So I think they have been studying this for a very long time. They do not need to study it more, right? They do not need to study it more. All you have to do is just listen to me, make notes, and whatever you think is important, and I've missed out on something, you have to let me know. If I missed out on a particular topic or a particular chapter or a philosopher or an important figure in psychology, you can let me know. Otherwise, I will discuss it in the next video. And of course, in the next video, I'll ask you a few questions and few MCQs also. And uh, in the class fourth, I will discuss the answer. So tomorrow you will have around 10 questions and you will tell me कितने करेक्ट हुए थे आपके। वो क्वेश्चंस आपके किस पे बेस्ड होंगे? जो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हमने डिस्कस करी है, उन पे वो क्या होंगे? आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और वो हम एमसीक्यूज करेंगे इन द एंड ऑफ दैट क्लास। जो हमने थर्ड क्लास जो हम कर लेंगे, उस थर्ड क्लास में we will discuss those MCQs. Fourth class mein, sorry, let's not get confused. All you have to do is just make notes, and I hope you understood everything. And take care of yourself. And I'm sorry if I was rushing a little, but I think I've understood everything. If not, you can let me know. I love you all, and you can Instagram me, email me, and I'm always available for all my students and for all my people and all for my psychology people. I'm always available. um that's for now. Take care. Bye.